हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदू विधि का छठा निर्णय शुरू करेंगे। छठे निर्णय से और हिंदू विधि के जो से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2022 के जजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और मौलिक विधि का एक एक्ट पूरा हिंदू लॉ हिंदू विधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 5 निर्णय हम पिछले टर्म पर आपको पढ़ा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए थे। छठा निर्णय देखें क्या कहता है। मुन्नी देवी बनाम मुन्नी देवी उर्फ नाठी देवी मृत है। ये अगर कोई मृत है तो लिखते हैं हम लोग द्वारा विधिक प्रतिनिधि, और अन्य बनाम राजेंद्र उर्फ लल्लू लाल, ये भी मृत है द्वारा विधिक प्रतिनिधि, और अन्य AIR 2022। सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है, और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है उसकी धारा 14(1) से संबंधित है। हालांकि 14 हम धारा आपको 14-15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अपने नोट्स में पढ़ा चुके हैं। आप जाके हमारे वो हिंदू विधि का जो वीडियो है उसमें देख ले, जाके प्लेलिस्ट बना रखी है हमने अलग अलग सब्जेक्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर जाके डायरेक्ट हिंदू विधि सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आप प्लेलिस्ट पे हमारी हिंदू विधि पा जाएंगे, हिंदू लॉ। क्या कहता है प्रावधान देखें पहले हम लोग। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) से संबंधित है ये। मृतक हिंदू की विधवा द्वारा अपने भरण पोषण के एवज में धारित संपत्ति की क्या वो पूर्ण स्वामिनी होती है या सीमित स्वामी होती है। प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो हिंदू विधवा महिला है उसको जो भरण पोषण में राशि मिली है, एवज में जो धनराशि मिली है, जो संपत्ति मिली है, क्या वो संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी है या सीमित स्वामिनी है या सीमित स्वामी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय सार में बता दिया, निर्णय में बता दिया। देखिए हम लोग निर्णय सार को, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, प्रावधान आपको ये समझने के लिए होता है कि आखिर इस निर्णय में हुआ क्या था, प्रश्न क्या था, इसके तथ्य क्या थे, किन तथ्यों किन प्रश्नों के आधार पर इस निर्णय को डिसाइड किया गया है। प्रावधान मेनली आपके अपने लिए होता है, पर्सनल होता है कि आप किन धाराओं में किन जगहों पर इस निर्णय को लिखेंगे, और आप लिखें मेनली निर्णय सार को ही, पूरा ना लिखने के चक्कर में पड़े। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको निर्णय आ रहा होता है या धारा आ रही होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, आप बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जिससे आगे चल के आपको समय की कमी पड़ जाती है। इसलिए आंसर राइटिंग करते वक्त आप समय को मैनेज करके चलें। पहले आंसर राइटिंग थोड़ी करके देख लें, प्रैक्टिस करके देख लें, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और उनका वेटेज कम होता है, उस पर आपका समय ज़्यादा निकल जाता है, फिर आपके पास समय की कमी हो जाती है और जिसमें आपको नुकसान होता है। और अगर आपको 8-10 नंबर का भी नुकसान हो गया तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ हो गया। क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखें हम निर्णय सार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के स्पष्टीकरण में यथाकथित प्रकृति की संपत्ति पर काबिज हिंदू विधवा उक्त संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, विशेषकर तब जब वो उस पर पूर्ण विद्वान अधिकार धारण करती है। तदनुसार भरण पोषण के एवज में हिंदू विधवा द्वारा धारित संपत्ति की वो पूर्ण स्वामी निर्णीत अपील निरस्त। हुआ क्या है मामले में, जैसा कि आप समरी समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि हमने भी आपको धारा 14 पढ़ाई है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में हमने बताया है कि कोई भी स्त्री, चाहे वो उसको स्त्री धन के भी रूप में संपत्ति मिली हो, उसने खुद कमाई हो, उसके पति से मिली हो, ससुर से मिली हो, रिश्तेदारों से मिली हो, वो पूर्ण स्वामिनी होती है उस संपत्ति की, ना कि अधिसीमित स्वामिनी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी के बेस पर जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि धारा 14 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 है उसमें स्पष्टीकरण में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि अगर संपत्ति पर
काबिज है महिला और उसकी वो संपत्ति उसको मिली है, तो वो उसकी पूर्ण स्वामिनी है, किसी भी आधार पर वो परिसीमित स्वामिनी नहीं है। इसलिए जो अपोजिट पार्टी है जिसने अपील की है कि ये महिला पूर्ण स्वामिनी नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति हमें भी मिलनी चाहिए, उन लोगों की अपील निरस्त कर दी जाती है और जो महिला है उसको संपत्ति पूरी धारण करने का, उसको उपयोग करने का, उसका उपभोग करने का अधिकार है, क्योंकि वो संपत्ति पूरी की पूरी संपत्ति उस महिला की है और वो पूर्ण स्वामिनी है। चाहे वो संपत्ति का कुछ भी करे, वो पूर्ण अधिकारी है। इस तरह से ये निर्णीत हो गया। हालांकि छोटा निर्णय था मगर इम्पोर्टेंट निर्णय है, धारा 14 से संबंधित है, उत्तराधिकार अधिनियम की। नीचे हमने आपको अपना नंबर दे दिया है 9450770672। अब आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन यूं ही निकल जाएंगे आपके। तो 10-12 दिन में आपको बहुत बड़ा प्रेशर महसूस हो रहा होगा। उस प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हमने ये नंबर सर्कुलेट किया है। कि होता क्या है, आपको जजमेंट राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, आपको डिसीजन लेने में राइटिंग प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करें, क्या डिसीजन लें एग्ज़ाम के टाइम पर। बहुत सारी क्यूरीज दिमाग में चल रही होती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं मेंस के करीब। तो उन सारे प्रेशर को आप हमारे साथ टैली कर लें, हमारे साथ डिस्कस कर लें, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको आंसर राइटिंग में, जजमेंट राइटिंग में, प्लीडिंग ऑफ केसेस में, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में मदद कर सकते हैं। और आगे बहुत सारे मुद्दे जो आपके सामने आ गए होंगे ऐसे, जिनको आप कहीं से भी मदद नहीं पा रहे होंगे, उन सब मामलों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हालांकि इसकी बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये हमने रखी हुई है, जो कि आप जब संपर्क करेंगे तो हम बताएंगे आपको किस तरह से पेमेंट करना है। और ये फीस भी उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने पर हम ये फ़ीस आपको वापस कर देंगे। अगर आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तो हमने आपको नीचे चैनल दे दिया अपना @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। जैसे ही आप यूट्यूब पर ये टाइप करेंगे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे, जिनमें आप देखेंगे डे 1 से लेकर डे 100 तक के वीडियो पाएंगे आप। डे 1 से लेकर डे 100 तक हमने सारा यूपी PCS जे मेंस और यूपी HGS मेंस का सिलेबस दे दिया है, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। सारे वीडियो के साथ हमने ये हैंड रिटन नोट्स जो आप सामने देख रहे हैं ये दिए हुए हैं। इन हैंड रिटन नोट्स को जैसे आप वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आता है, मोर को टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF आपको दिखेंगे। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। हम बार बार यही कहते हैं कि आप, बेहतर तरीका ये है कि आप PDF को अपने हाथ में रखिए और फिर मैटर को समझिए, वीडियो देखिए, तो आपको मैटर पूरा समझ में आ जाएगा। जब आपको एक बार मैटर समझ में आ जाए तो उसी वीडियो को आप 10-5 बार दिन में चलने दीजिए। चाहे बाकी आप अपना कोई भी आप काम कर रहे हो घर में, आप उस वीडियो को चलने दीजिए। चलते चलते वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और आपको आंसर राइटिंग करते वक्त बहुत मदद मिलेगी। कहीं पर आप भूल रहे होंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा। कहने का मतलब ये है, 2018 से लेकर 2021 तक के हमने जो नोट्स बनाए उनमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिए हैं। अब ये जजमेंट 2022 के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं सारे सब्जेक्ट से संबंधित, वो हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप देखेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनाते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को वो प्रश्न, समस्या के प्रश्न, क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम के रूप में फ्रेम करते हैं, या उन प्रश्नों को जजमेंट की तरह मोड़ देते हैं, या फिर कहते हैं लेटेस्ट जजमेंट के आधार पर आप निर्णय लिखिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लेटेस्ट जजमेंट से मिलेंगी, या फिर ऐसी धाराएं उठाते हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट में लीडिंग केसेस, जो ये सारे केसेस हम आपको ऐसे दे रहे हैं जो नज़ीर हैं लीडिंग केसेस हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस से संबंधित जो जजमेंट होते हैं उनसे संबंधित धाराओं के बारे में या तो व्याख्या पूछते हैं, धाराएं पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट के जो ये अब हम 2022 के आपको जजमेंट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको बहुत ध्यान से समझिए
कहीं ना कहीं इन्हीं जजमेंट्स में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर छुपा होता है। उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो हम चूँकि मैटर के साथ 2018 से लेके 2021 तक के सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दे चुके हैं। कंप्लीट नोट्स हैं, इन नोट्स से कुछ भी आपका नहीं बचना है, पूरा का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा मेंस का। आप कहीं ना भटकिए, कहीं ना जाइए, इस मैटर को ध्यान से याद कर लीजिए, अपने सारे साथियों को इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, चूँकि हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। अब हम लोग चलें अगले जजमेंट पर। हिंदू विधि का ये 7वां निर्णय है आपके सामने। निर्णय क्या कह रहा है? श्रीमती अकेला ललिता या ललिता बनाम श्री कोंडा हनुमंथा राव और एक अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है इसमें? ये एग्जैक्टली दो पहलुओं पर डिपेंड कर रहा है। एक तो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 और 12 पर। दूसरे आप बिंदु पर देखेंगे हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम की धारा 6। दो अधिनियमों पर आधारित ये निर्णय है। श्रीमती अकेला ललिता या ललिता बनाम श्री कोंडा हनुमंथा राव और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। दो अधिनियम का ये अकेला केस लॉ है जो दो अधिनियमों को बांध रहा है अपने आप में। देखें, पहले प्रावधान को ध्यान से समझें, क्योंकि प्रावधान को समझ के ही आप समरी समझेंगे कि मैटर में हुआ क्या है। प्रावधान 1 में कहा गया हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 और 12 क्या कहते हैं ये? क्या महिला अपने प्रथम पति से उत्पन्न पुत्र को पति की मृत्यु के बाद किए गए दूसरे विवाह के पति को दत्तक में दे सकती है? समझ पाए होंगे मैटर ये है इसमें कि एक महिला है, उसका विवाह हुआ, प्रथम विवाह हुआ, उस प्रथम विवाह से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र के पैदा होने के कुछ समय बाद उनके प्रथम पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उस महिला ने दूसरे व्यक्ति से विवाह किया जो कि उसका दूसरा पति है। तो अब वो महिला उस दूसरे पति को अपने प्रथम पति से उत्पन्न हुए पुत्र को दत्तक देना चाहती है। तो क्या वो दे सकती है? द्वितीय पति को दत्तक दे सकती है? पहला प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसका निर्धारण करना है उसको? ये हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम की धारा 6 से संबंधित है। और ये क्या कह रहा है? धारा 6 आपको हमने पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई है। और धारा 6 कहती है हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक, जो नेचुरल संरक्षक होते हैं वो कौन होते हैं, ये बताया गया है हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में। प्रश्न क्या है इसमें देखें, क्या महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र की नैसर्गिक मीन्स नेचुरल संरक्षक है अथवा पुत्र के मृत पिता के माता पिता? प्रश्न यह है कि क्या जिस महिला का पति मर गया है तो उसका, अगर उस महिला का जो पुत्र है उसका कि जो माँ है बच्चे की जिसका पिता मर चुका है, तो वो माँ नैसर्गिक संरक्षक है या फिर उस बच्चे के दादा दादी उसके नैसर्गिक संरक्षक है? ये प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने। आगे कहा है उच्च न्यायालय क्या ऐसी महिला को ऐसे किसी अपने पूर्व पति के पुत्र को उसके जैविक पिता का कुल नाम देने का निर्देश दे सकता है अथवा क्या महिला ऐसे पुत्र को अपने दूसरे पति का कुल नाम दे सकती है? अब प्रश्न ये उठा कि जो महिला अपने पुत्र को अपने दूसरे पति को दत्तक दे रही है
तो क्या जो दत्तक पिता है वो अपना कुल नाम उस महिला के, उस अपनी पत्नी के पुत्र को दे सकता है, या उच्च न्यायालय इसमें इंटरफेयर कर सकता है, या उच्च न्यायालय उसको, जो द्वितीय पति है महिला का, उसके कुल नाम को उस प्रथम पति के पुत्र से जोड़ सकता है, या महिला को ये अधिकार है कि वो अपने द्वितीय पति के कुल नाम को अपने पुत्र के साथ जोड़े जो पुत्र उसके प्रथम पति से उत्पन्न हुआ था। इन सारे चीज़ों का समाधान देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आपको, और बहुत मैनेज्ड वे में बता दिया निर्णय सार में। अब हम निर्णय सार समझें। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो प्रश्न बनेगा, आप प्रावधान इसलिए ध्यान से समझें कि जो प्रश्न बनेगा वो प्रावधान से बनेगा। प्रावधान आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो केस लॉ आप पढ़ रहे हैं, ये केस लॉ किन धाराओं में लगेगा। पहली बात तो धाराएं होती हैं प्रावधान में, धाराओं को आप पकड़ें कि ये केस लॉ आपको किन धाराओं में लिखना है, किस अधिनियम में लिखना है, किस एक्ट में लिखना है। फिर प्रावधान में जो मैटर बताया जाता है उससे आप स्ट्राइक कर पाएंगे कि किस तरह की जब समस्या आएगी तो वहाँ पर इस केस लॉ को आप लिखेंगे। आपको लिखना सिर्फ निर्णय सार है, पूरा मैटर नहीं लिखना है। मगर निर्णय सार लिखने के लिए आपको प्रावधान समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें निर्णय सार क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने निर्णय में, माँ बच्चे की एकमात्र संरक्षक होने के कारण बच्चे का कुल नाम या उपनाम विनिश्चित करने का अधिकार रखती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब महिला का पति मर चुका है तो वो अपने बच्चे की एकमात्र संरक्षक है, नेचुरल संरक्षक है, नैसर्गिक संरक्षक है। इसलिए वो अपने बच्चे का कुल नाम विनिश्चित करने का अधिकार रखती है, विनिश्चित कर सकती है कि उसको कुल नाम क्या दिया जाएगा। दूसरी बात, वो बच्चे को दत्तक में देने का भी अधिकार धारण करती है। वो महिला चूंकि पूर्ण संरक्षक है उस बच्चे की, क्योंकि पति उस महिला का मर चुका है, तो वो पूरी तरह से दत्तक देने का अधिकार रखती है। वो किसी भी व्यक्ति को दत्तक दे सकती है जो उपयुक्त व्यक्ति हो। तीसरी बात, न्यायालय हस्तक्षेप करने की शक्ति धारण कर सकता है, किंतु केवल तभी जब इस प्रभाव की कोई विनिर्दिष्ट प्रार्थना की जाए, और ऐसी प्रार्थना अवश्य ही ऐसी धारणा पर केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे का कल्याण प्राथमिक है। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में। कहा कि उच्च न्यायालय जो है इन सब मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है, मगर सिर्फ तब उसको शक्ति है जब उससे प्रार्थना की जाए, कोई स्पेसिफिक प्रार्थना की जाए, कोई विनिर्दिष्ट प्रार्थना की जाए कि आप हस्तक्षेप करिए, और उस प्रार्थना का मूल होना चाहिए कि जो बच्चा है उसके कल्याण, जो दत्तक देने लायक बच्चा है, जो दत्तक दिया जाना है जिस बच्चे का, उसके कल्याण की बात को प्राथमिकता में लिया गया हो उस प्रार्थना में, तब उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्र को अपने दूसरे पति को दत्तक में देने तथा पुत्र को अपने दूसरे पति का कुल नाम देने का कार्य विधिपूर्ण घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि चूंकि महिला का पूर्व पति मर चुका है, इसलिए महिला पूर्ण स्वामिनी है, पूर्ण संरक्षक है, पूर्ण जो है नेचुरल संरक्षक है उस बच्चे की। इसलिए महिला पूरी तरह से इस लायक है कि वो अपने बच्चे को दत्तक के रूप में अपने दूसरे पति को दे सके, और इस लायक भी है, इसकी भी अधिकारिणी है, इसका भी अधिकार है उस महिला को कि अपने दूसरे पति के कुल नाम को अपने बच्चे के नाम के साथ जोड़ सके। ये जो निर्णय था जो पहले दिए गए थे, ये सारे निर्णय को उसने सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने,
और दोनों ही कार्यों को दत्तक देने और उसका कुल नाम देने के कार्य को विधिपूर्ण घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन सुना दिया। ये हो गया निर्णय यहाँ पर 7 कंप्लीट। आगे चले हम लोग। ये हिंदू विधि का आखिरी निर्णय है। निर्णय देखें पहले। कासा बाई तुकाराम करवार और अन्य बनाम निवृत्ति मृत हैं। ये मृत हैं तो लिखा जाएगा द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस को पढ़ाने का हमारा मकसद ये है, कभी कदार हिंदू लॉ में ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे मिताक्षरा विधि के बारे में प्रश्न आते हैं, या एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है पूर्व संबंध के सिद्धांत। पूर्व संबंध के सिद्धांत को की व्याख्या कीजिए, या पूर्व संबंध का सिद्धांत क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और ये प्रश्न आ जाता है 10-20 नंबर का, 10-15 नंबर का, तो ये समझ लीजिए आपके ये प्लस मार्क्स होंगे। ये कोई भी कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संबंध आप पढ़ते ही नहीं है। पूर्व संबंध का सिद्धांत अगर ये आ जाता है, या किसी भी जो इस तरह से प्रश्न आ जाए कि जब जो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम है या कोई भी अधिनियम है, ये जब पारित नहीं हुए थे 1955 से पहले, तो क्या व्यवस्था थी। सैकड़ों साल पुराना केस है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। केस लॉ से प्रश्न बन सकता है, पूर्व सिद्धांत से, पूर्व संबंध के सिद्धांत से प्रश्न बन सकता है। आप इस जजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है, क्या करना है। प्रावधान क्या है इसमें, प्रावधान समझ ले। हिंदू विधि से संबंधित है ये। पूर्व संबंध के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक की परिवर्तनीयता का मतलब होता है इन्फोर्सबिलिटी, जहां प्रत्युत्तरदाता को हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के परिवर्तन के पूर्व विधवा माता के द्वारा दत्तक में लिया गया था। जब ये हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम लागू नहीं हुआ था, उससे पहले किसी विधवा माता ने किसी बच्चे को दत्तक में गोद लिया, तो उस दत्तक लिए गए व्यक्ति के बच्चे के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, वो बताया गया है सब निर्णय सार में। पहले आप निर्णय समझ लीजिए। निर्णय सार का पहला बिंदु है, जहां की अपीलार्थी के पिता कसाबा की मृत्यु 16/3/1948 को हो गई थी, और अपीलार्थी की विधवा मां भागूबाई ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 17/11/1949 को दत्तक लिया था। वहां हिंदू विधि में प्रचलित पूर्व संबंध के सिद्धांत के अनुसार प्रत्युत्तरदाता दत्तक पुत्र दिनांक 16/3/1948 से ही सभी प्रयोजनों के लिए कसाबा भागूबाई का पुत्र माना जाएगा। वो परिवार का एकमात्र सामुदायिक सदस्य माना जाएगा और अपने दत्तक माता पिता की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। बात समझ पाए होंगे आप कि जो अपीलार्थी है ये एक असल में महिला है, बहन है इसकी। तो इस अपीलार्थी के पिता कसाबा की मृत्यु हो गई, और वो अपीलार्थी जो है विधवा मां भागूबाई ने, अपीलार्थी की जो विधवा मां है उसका नाम भागूबाई है, उसने प्रत्युत्तरदाता 1 जो ये पुत्र है 17/11/1949 को दत्तक लिया था। क्योंकि ये हिंदू विधि में प्रचलित है पूर्व संबंध के सिद्धांत का आधार, इसके अनुसार जब आपने दत्तक ले लिया तो जिस
तारीख को पिता की मृत्यु हुई उस तारीख से वो पुत्र जो है दत्तक पुत्र माना जाता है, जैसा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब चूंकि वो दत्तक पुत्र बन गया तो सारे जो अब उस वक्त जब ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ था तो स्त्रियों को कोई भी धन, बहनों को कोई भी संपत्ति नहीं मिलती थी। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं था। तो पूरी की पूरी संपत्ति जो है, चूंकि दत्तक पुत्र है उस महिला का, उस पुत्र को सारी की सारी संपत्ति मिलेगी, क्योंकि एकमात्र जो दत्तक पुत्र है, जो कि प्रत्युत्तरदाता वन है, उस दत्तक पुत्र, क्योंकि वो पुत्र है इसलिए एकमात्र उत्तराधिकारी है, इसलिए सारी की सारी संपत्ति उस पुत्र की है। दूसरी बात देखें, अपीलार्थी मृतक कसाबा भागूबाई की पुत्री है। देखिए अभी हमने बताया था आपको, ये लड़की पुत्री है, बहन है, तो उस दत्तक पुत्र की अपने माता पिता की संपत्ति में कोई दावा नहीं कर सकती। जैसा कि अभी हमने बताया, जो पूर्व संबंध का सिद्धांत है उसके अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई हिस्सा नहीं होता था और पुत्र ही पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। इसलिए पुत्री को जो संपत्ति है उसमें कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं रखती है, उसको कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आगे चले हम लोग। होता क्या है एग्जैक्टली, दत्तक पुत्र जो है उपर्युक्त सिद्धांत, जो कि पूर्व संबंध का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार पुत्रियों को अपवर्जित कर देगा। कहने का मतलब है पुत्रियों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुत्र को ही मिलेगा, जो कि प्रत्युत्तरदाता वन है, पुत्र है, दत्तक पुत्र है। तदनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अनुमोदित, अपील निरस्त। जो पुत्री है उसने जो अपील की थी उसको उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और कहा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय था वो ठीक था कि सारी की सारी संपत्ति प्रत्युत्तरदाता वन, जो कि दत्तक पुत्र है, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलेगी और आपकी अपील को हम खारिज करते हैं। इसमें एक नोट है, हमने बताया आपको, पूर्व संबंध का सिद्धांत जो है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के प्रभाव से निरस्त हो चुका है और दत्तक की तिथि से दत्तक पुत्र परिवार का सदस्य माना जाता है। अब ये जो पूर्व संबंध का सिद्धांत है वो संबंध वो खत्म कर दिया गया है। अब फाइनली जो दत्तक पुत्र होता है वो दत्तक की तिथि से उस परिवार का सदस्य माना जाता है जिस परिवार ने उसको दत्तक ले लिया है। अब उसके पूर्व संबंध से कोई मतलब नहीं रहता है। पूर्व सिद्धांत खत्म कर दिया गया। समरी आप समझ गए होंगे कि पूर्व संबंध के सिद्धांत पर यह वाद था। इस वाद में पति की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को दत्तक लिया। दत्तक लेने के बाद जो था वो दत्तक पुत्र जो था उसका पूर्ण उत्तराधिकारी हो गया। तो जो पुत्री थी उसने अपील की कि हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, अकेले दत्तक पुत्र को हिस्सा नहीं, उत्तरदाता वन जो पुत्र है, दत्तक पुत्र है, उसको पूरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसके अपने निर्णय में उस स्त्री को, उस पुत्री को कोई हिस्सा नहीं दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की उस पुत्री ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय सही था। जो पूर्व संबंध का सिद्धांत है उसमें पुत्र ही, क्योंकि ये उत्तराधिकार अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ था, तो पुत्र ही उस पूरी संपत्ति का हकदार है, उत्तराधिकारी है, और पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पुत्री की जो अपील थी उसको निरस्त कर दिया और दत्तक पुत्र को पूरा का पूरा हिस्सा प्रदान कर दिया।
इस तरह से ये आपका हिंदू लॉ से संबंधित जितने भी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। सारे जजमेंट लीडिंग जजमेंट्स हैं। आप इन केसेस को, इन जजमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। इन्हीं जजमेंट से प्रश्न आपको मिलेगा, इन्हीं धाराओं से आपको प्रश्न मिलेगा जिन धाराओं की बात इन जजमेंट्स में हुई है। क्योंकि जो हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है इसमें थोड़े प्रश्न अलग से आते हैं, जैसे मिताक्षरा विधि, पूर्व संबंध जो हमने पढ़ा दिए हैं, ये कंप्लीट मैटर है, अच्छे से आप ध्यान रख लीजिए। इसलिए हम लास्ट टाइम पे वो सारा मैटर पढ़ा रहे हैं कि आपको अगर हर सब्जेक्ट में 10-10, 5-5 नंबर जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, अगर उनका फ़ायदा हो गया तो आप इमेज नहीं कर सकते कि आप कितनी आसानी से सिलेक्शन पा जाओगे। अगर हर सब्जेक्ट से आपको 5-10 नंबर का फ़ायदा हो जाए, समझ लीजिए, तो इसलिए ये आपकी पढ़ाई तैयारी पूरी है, कंप्लीट है। पहले भी हम मैटर दे चुके हैं आपको। उस पूरे मैटर को अभी भी आपके पास समय है, आप हमारे वीडियो को 24/7 चलने दीजिए। मतलब जब तक आप जाग रहे हैं तब तक चलनी दीजिए। ये कंप्लीट मैटर है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कंठस्थ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और अगर कोई असुविधा है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, तो हमने अपना नंबर देखिए बहुत बड़ा बड़ा ले दिया है, 9450770672। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप जुड़ जाइए हमसे, जिसमें हम आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम के प्रेशर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड संबंधित कोई बातें हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से संबंधित कोई बातें हैं, आंसर राइटिंग से संबंधित कोई बातें हैं, उन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपके प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। 500 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब आप हमारे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हालांकि ये फ़ीस उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं, उनकी फ़ीस हम वापस कर देंगे। उसके अलावा आप अगर हमसे नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। हमने अपने चैनल पर डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरे वीडियोस दिए हैं, और अपना चैनल का नाम हमने दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप जब यूट्यूब पर ये डालेंगे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, तो आप हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने डे 1 से लेके डे 100 तक सारे वीडियो दिए हैं। उसके अलावा हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके अगर डे वाइज पढ़ना चाहते हैं तो डे वाइज पढ़ लें। अगर आपको डे वाइज नहीं पढ़ना, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स सारे वीडियो के साथ। हमने ये हैंड रिटेन नोट्स अटैच कर दिए हैं। जब आप वीडियो चलाते हैं मोर को टच करिएगा, मोर को टच करते ही PDF खुल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेहतर तरीका ये है, PDF को डाउनलोड करके अपने हाथ में रखिए, फिर हमारे वीडियो को देखिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप हमसे संपर्क कर लें, फीस का कोई मैटर नहीं है। दूसरी और सबसे मेन बात है, ये कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट इसमें जजमेंट्स हमने 2021 तक के पहले दे दिए हैं, 2022 के अब पढ़ा रहे हैं। पूरे नोट्स हैं। इन पूरे नोट्स को करने के बाद आपका कुछ भी नहीं बचना है, मेंस में सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इसलिए कहीं ना भटकिए, आप अच्छे से पढ़िए और सारे साथियों को आप ये मैटर शेयर कर दीजिए। उसके अलावा हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसके बाद हम आपको प्री भी पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चे, जो कैंडिडेट प्री से संबंधित हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप आगे 2-4 दिन के वीडियो के बाद हम प्री शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।